जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नहरों के बारे में, जो कि राजस्थान के जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहा है, राजस्थान की नहरों के बारे में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है, इसके उपनाम क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, हर एक चीज़ हम डिटेल्स में बात करेंगे। बस आपको वीडियो को पूरी देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार शेयर कर देना है, जिससे कि हम और भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाए, जिससे कि आपका बहुत जल्दी फास्ट तरीके से रिवीजन हो सके। क्योंकि एग्जाम में आपको रिवीजन चाहिए होता है, और रिवीजन फास्ट तरीके से कौन करवा सकता है, वो उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक बात है। हाँ जी, अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। बात करें तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को नाम पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनाम क्या क्या है। तो भाई साहब, राजस्थान के नहरों में इंदिरा गांधी परियोजना के उपनाम में सबसे पहले इसको बोला जाता है राजस्थान की मरु गंगा। क्या बोला जाता है? राजस्थान की मरु गंगा कौन है? राजस्थान की मरु गंगा है, जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। क्योंकि गंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह है जो कि राजस्थान में पानी लेकर आती है। हाँ जी, लेकर आती है पानी। पानी कहाँ से लेकर आती है? तो ये है सतलज व्यास नदियों से पानी लेकर आती है, फिरोजपुर पंजाब से। ठीक है, हरि के बैराज से। उसके बारे में बात करेंगे तो इससे क्या हुआ है, इससे जो कि हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, वहाँ पर अच्छी फसल होने लगी है। यानी कि गंगा का काम क्या है, इसलिए इसे राजस्थान की मरु गंगा बोलते हैं। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा भी बोलते हैं। जीवन रेखा। राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस बातों को सुनते जाओ। रेगिस्तान की श्रवण रेखा भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक उपनाम और याद रखना है कि पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा। पश्चिम राजस्थान की क्या है? जीवन रेखा है। हाँ जी भाई साहब, यहाँ तक तो हमको पता हो गया है कि इसके उपनाम में हम रट लिए। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है, राजस्थान की बात करते हैं तो हरि के बैराज। हरि के बैराज बांध आपने नाम सुना होगा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? जो हरि के बैराज बांध है, जो कि फिरोजपुर में पड़ता है। फिरोजपुर कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है क्या? नहीं, फिरोजपुर आता है पंजाब में आता है। कहाँ पर आता है? पंजाब में आता है। तो पंजाब के फिरोजपुर में हरि के बैराज बांध है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम होता है। ये हरि के बैराज बांध कहाँ पर है, यह भी पता होना चाहिए आपको। भाई साहब, ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। यानी सतलज का पानी भी हरि के बैराज में आएगा और व्यास नदी का पानी भी हरि के बैराज में आएगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रवेश कहाँ से करती है? पर राजस्थान में भी तो प्रवेश करनी चाहिए। हाँ जी, करनी चाहिए। तो राजस्थान में एक जगह आती है, खारा खेड़ा। कौन सी जगह है? खारा खेड़ा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ में एक जगह आती है टीबी तहसील। पता है क्या आपको? पता होगा। टीबी, हनुमानगढ़ के टीबी तहसील में खारा खेड़ा जगह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी प्रवेश कर जाती है राजस्थान के अंदर। एक बार मैं बनाकर बता देता हूँ। बता दूँ क्या? बनाकर चित्र बनाकर बता देता हूँ। देखो, समझो। देखो, ये तो आ रही है व्यास नदी, आ रही है। ये आ रही है सतलज नदी। हाँ जी, आ रही है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। वो बांध कौन सा है? हरि के बैराज बांध है। ये बांध कौन सा है? हरि के बैराज बांध है। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ जी, दिख रहा है। ये आगे जाएगा, आगे जाएगा और हनुमानगढ़ में आ जाएगा। हनुमानगढ़ में कौन सा है? यहाँ पर है मसीतावली हेड। ठीक है ना? और यहाँ पर है मोहनगढ़। नहीं समझ आया? अभी समझ में आएगा। देखो, यहाँ आप तक आपको समझ में आ गया कि उसका उद्गम कहाँ से होता है? हरि के बैराज बांध से होता है। फिरोजपुर पंजाब सदस्य व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान में खारा खेड़ा टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश कर जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी नहर था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य है जो रावी नदी है और जो व्यास नदी है। कौन कौन सी नदी है? रावी व्यास नदियों का पानी से राजस्थान को 8.6 MAF पानी राजस्थान को आवंटित कराना या राजस्थान को दिलाना। ठीक है।
देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो रावी नदी है और जो व्यास नदी है उससे 8.6 एमएफ से राजस्थान को कितना 7.59 एमएफ पानी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाना है। ये पूछता जाइए ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक बात है। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसकी। देखो अब मैं इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ इसकी। देखो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ इसकी, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना है आपको। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको याद करवा देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित परियोजना, मानव निर्मित नहर परियोजना की बात आ जाए, पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत की मानव निर्मित नहर परियोजना की बात आ जाए तो उसमें किसका नाम आएगा? उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम आएगा। इसकी परिकल्पना किसने की थी कि मानव निर्मित नहर बनाई जाए? तो इसकी परिकल्पना बीकानेर के एक महाराजा थे, बीकानेर के महाराजा थे। और महाराजा का नाम तो आपको हमेशा पता होगा, इनके गंगा सिंह थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने थी ना इसकी परिकल्पना की थी। लेकिन इसके लिए कदम किसने उठाया था? कदम जो इसको बनवाने की चाह रखी थी या बनवाया था, महाराजा शार्दुल सिंह ने। ठीक बात है ना। महाराजा शार्दुल सिंह ने तो इसको बनवाया था, लेकिन बीकानेर महाराजा ने इसकी परिकल्पना की थी कि ऐसी नहर आनी चाहिए। इसके इंजीनियर कौन थे? तो इसके इंजीनियर कंवर सेन थे। इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन थे। इनको के भाई साहब नहर का जन्मदाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? नहर का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक बात है। हाँ जी, यहाँ तक हमको बात हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल से बिल्कुल परेशानी नहीं है। अगर यहाँ तक परेशानी नहीं है तो आगे भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नहर की रूपरेखा तैयार करवा दिया था इन्होंने, इंजीनियर कंवर सेन ने। भाई साहब बीकानेर में पानी की आवश्यकता थी और 1948 में इन्होंने क्या भेजी थी? भारत सरकार को भेजी थी रिपोर्ट कि हमें पानी की आवश्यकता है, इसलिए हम नहर की रूपरेखा तैयार करवा दो। हमने रूपरेखा के लिए सब चीज़ें बना दी, अब नहर बनवा दो भाई साहब। तो इसका प्रारंभ में नाम क्या था? इसका प्रारंभ में नाम था राजस्थान नहर। प्रारंभ में नाम याद होना चाहिए आपको। इसका प्रारंभ में नाम क्या था? राजस्थान नहर था। इसका शिलान्यास किसने किया था? गोविंद वल्लभ ने किया था, पूछने की नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है। इंदिरा गांधी का निधन होने के बाद 2 नवंबर 1984 को, इंदिरा गांधी का निधन होने के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था भाई साहब? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के नाम पर नाम रख दिया गया था। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी ये 2 चरणों में पूरी हुई थी। पहले चरण की बात करते हैं और दूसरे चरण की बात करते हैं। जो पहला चरण है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से कहाँ तक था? तो मसीतावली मैंने बताया था डायग्राम में। हाँ जी भाई साहब, मसीतावली से लेकर चलती है और सत्तासर गांव। सत्तासर गांव कहाँ पर पड़ता है पता है क्या किसी को? सत्तासर गांव पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पर पड़ता है सत्तासर गांव? सत्तासर गांव पड़ता है बीकानेर में। वहाँ तक ये बनी थी। ये कितने किलोमीटर की थी? 189 किलोमीटर की थी। मुख्य नहर का निर्माण किया गया था। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर जो जिले थे वो गंगानगर आता है, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ आता है, प्लस बीकानेर आता है। 3 जिले इसके अंतर्गत आते थे। अब जो दूसरा चरण चालू हुआ था इसमें सत्तासर बांध से तो आगे चलेगी, सत्तासर गांव से तो आगे चलेगी, सत्तासर गांव से आगे चलती है। हाँ जी भाई साहब। और मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहाँ पर पड़ता है पता है ना? मोहनगढ़ के बारे में तो पता होगा आपको, जैसलमेर में पड़ता है ये। जैसलमेर में। सत्तासर गांव कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। सत्तासर गांव बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक कितने किलोमीटर? 259 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 259 किलोमीटर के मुख्य नहर का निर्माण किया गया। ठीक बात है। इंदिरा गांधी नहर, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं IGNP, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम दिख जाए तो IGNP इसका ही नाम है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक बात है। कंफ्यूज करने के लिए IGNP भी दे सकता है। जो 5 जिलों से निकलती है मुख्य रूप से। कौन कौन से जिले? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर। ठीक बात है ना। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछ लेते हैं तो 649 है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 है।
बैराज से मसीतावली हेड तक, यह मसीतावली है, इससे पहले हरिक बैराज आता है। ठीक है, हरिक बैराज आता है ना, हाँ जी, पंजाब में। इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 204 किलोमीटर है। ठीक है बात है ना। अरहिक बैराज से मसीतावली हेड तक या फीडर नहर तक 204 किलोमीटर की है। मसीतावली से मोहनगढ़ तक कितनी है? अगर मसीतावली से पूरे मोहनगढ़ की बात करते हैं तो 445 किलोमीटर आ जाती है। कितनी की आ जाती है? 445 किलोमीटर आ जाती है। समझ आई या नहीं आई बात? अब इसके मुख्य नहर कौन कौन सी है? एक तो मसीतावली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, ये है ना मुख्य नहर है। देखो, अब ये मुख्य नहर कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मसीतावली, मसीतावली मैंने बताया था, हाँ जी बताया था। मसीतावली कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो मसीतावली से आएगी और कहाँ तक आएगी? मोहनगढ़ तक आएगी। मसीतावली से मोहनगढ़ तक आएगी। मोहनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ तक आएगी ना, यहाँ तक इसको मुख्य नहर माना गया है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है यहाँ तक? तो 445 किलोमीटर है। यहाँ तक समझ आई या नहीं आई बात, मुझे बताओ। अगर यहाँ तक समझ आ गई तो फिर आगे चलते हैं। जो ये नहर है, इंदिरा गांधी नहर, IGNP नहर, इसका लास्ट छोर आपको पता ही चल गया कहाँ पर है? मोहनगढ़ है। मोहनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में, मैंने बता दिया था 445 किलोमीटर है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल से बिल्कुल कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बता दो, अगर दिक्कत हो तो अभी सॉल्व कर देते हैं। नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ते। देखो, इसको मोहनगढ़ से, अब मोहनगढ़ से भी आगे प्रस्तावित किया गया है, मोहनगढ़ से आगे चलेगी। मोहनगढ़ से गडरा रोड, कहाँ तक? मोहनगढ़ से गडरा रोड। गडरा रोड कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है ना, जो गडरा रोड है बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर प्रस्तावित की गई है कि मोहनगढ़ से इसको आगे बढ़ाएंगे और गडरा रोड बाड़मेर तक लेकर जाएंगे, 165 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे। ये इसकी लंबाई के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता है। ठीक है, अगर टाइम हो तो आप याद कर सकते हो, नहीं है तो बस कुल लंबाई याद कर लेना। राजस्थान में कितनी आती है? 445 किलोमीटर आती है। कुल लंबाई कितनी है वो याद कर लेना। और गडा रोड से 165 किलोमीटर प्रस्तावित है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, क्योंकि कई बार क्या पता है इस बार पूछ लें, इस वजह से। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय या मंडल कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। क्या? इंदिरा गांधी नहर का संभागीय, मंडलीय, मुख्यालय। अगर मुख्यालय की बात कर दे भाई साहब, इंदिरा गांधी नहर का संभागीय मंडल, तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बोल देना है जयपुर में है। कहाँ पर है भाई साहब? जयपुर में है। ठीक बात है ना। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं निकली हुई है। इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं निकली हुई है? 9 शाखाएं निकली हुई है। 9 शाखा कौन कौन सी है इंदिरा गांधी नहर की? तो आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है। ट्रिक क्या है? राव सुर के पग दबे चरण सहित सागर में। क्या? राव सुर के, मेरे साथ साथ बोलो, राव सुर के पग दबे चारण सहित सागर में। अब भाई ट्रिक तो हमने याद कर ली, लेकिन है क्या ये? अरे भाई साहब, ये शाखा है, 9 शाखा है IGNP नहर की। सबसे पहली है रावतसर। क्या है? रावतसर शाखा, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक बात है ना। उसके बाद आती है सूरतगढ़ शाखा, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर में है। ठीक बात है ना। उसके बाद आती है अनूपगढ़। क्या? अनूपगढ़ शाखा, जो कि कहाँ पर है? गंगानगर में। फिर आती है भाई साहब पग। पग का मतलब है पुंगल शाखा। क्या मतलब है पग का? पग का मतलब है पुंगल शाखा, जो कि कहाँ पर आती है? बीकानेर में आती है। दबे से आती है दत्तोरे शाखा, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक बात है ना। चारण से आती है चारणवाल शाखा, जो कि बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर में है। शहीद से आती है शहीद बीरबल राम शाखा, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में है। सागर मल गोफा शाखा भी आती है, जो भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बच कौन कौन सी गई? अब बच भी गई। एक तो है बरसलपुर शाखा बच की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बरसलपुर शाखा, जो कि कहाँ पर है?
बीकानेर में, ठीक बात है ना। हाँ जी। और एक बच गई अनूपगढ़ शाखा, जो कहाँ पर है, गंगानगर में है। और सबसे बड़ी शाखा आईजीएनपी नहर की यही है, तो ये तो ऐसे भी याद रहती है। ये 9 शाखाएं हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक बात है ना। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इतनी सी बात याद कर लोगे आपके लिए बहुत है इस नहर के बाद। बट मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप बोलो तो बता दूँ क्या? आप बोलो तो मैं बता देता हूँ, एक और चीज़ याद कर लेना अगर आप कर पाओ तो, कि जो इंदिरा गांधी नहर है, जो पूर्ण होने पर राजस्थान को है ना 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। क्या हो जाएगा? सिंचाई का लाभ होगा यह नहर पूर्ण होने पर, ठीक बात है। अब इसके पेयजल के लिए लिफ्ट नहर है। अब देखो, इसके लिए जो आईजीएनपी नहर है, इस पर पेयजल के लिए कुछ लिफ्ट नहरें भी हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, छोटा मोटा नहीं है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। देखो, अब मैं कुछ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, जो इंदिरा गांधी नहर है, आईजीएनपी नहर है, ठीक बात है ना। इस पर पेयजल के लिए कुछ लिफ्ट नहर चलाई गई है। इसके लिए चलाई गई है, पेयजल के लिए कुछ लिफ्ट नहर चलाई गई है। इसके बारे में कई बार पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने बताया था ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही इस बार ज़्यादा पूछा गया है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर पहली कौन सी है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, आपने नाम सुना होगा। इसका प्रारंभिक नाम ये था जोधपुर लिफ्ट नहर परी, ठीक बात है। जोधपुर लिफ्ट नहर योजना था, समझ में आ गई बात। इसका उपनाम है, जो राजीव गांधी नहर है, इसका उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा बोला जाता है इसको। जोधपुर नगर की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर को जोधपुर नगर की जीवन रेखा भी बोला जाता है। जो ये नहर है, जो कहाँ पर है? ये नहर काइलाना झील में पानी डालती है, ठीक बात है ना। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है ना, जो कि कहाँ पर पानी डालती है? काइलाना झील पर पानी डालती है, काइलाना झील में पानी डालती है। एक दूसरी चीज़ ये आपको ये भी पता होना चाहिए दूसरी के बारे में भी, अगर इसके बारे में पता है तो। आपनी योजना, आपनी योजना क्या है? इसे गंदेहली साहेब व परियोजना भी बोलते हैं। दूसरी ये भी आपको पता होना चाहिए, अपनी योजना गंदेली साहेबा परियोजना क्या है? भाई साहब, ये जर्मनी के सहयोग से चालू हुई है। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से चालू हुई है। इसमें क्या है? जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी है ना, जो कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर में पीने के लिए लेकर जाया जाएगा या लेकर जा रहा है, ठीक बात है ना। अपनी योजना क्या बोलता है कि जो गंदेली साहिबा परियोजना है, जो जर्मनी के सहयोग से चालू हुई है, इसका कार्य है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर में पानी लेकर जाया जा रहा है आईजीएनपी नहर का पीने के लिए। यहाँ पर अपनी इंदिरा गांधी नहर की इम्पोर्टेंट बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। देखो, आगे हम बात करते हैं अगली नहर के बारे में। अब आपके पास बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ें बची हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी थी इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद हो जाएगा। देखो, गंग नहर के बारे में। गंग नहर है जो कि राजस्थान की क्या है? पहली नहर परियोजना है। पहली नहर परियोजना के बारे में बात कर ले तो क्या बोलोगे भाई साहब? गंग नहर परियोजना है। इसका पुराना नाम क्या था? गंग नहर का पुराना नाम था बीकानेर नहर। और बीकानेर में राजा कौन थे भाई साहब? गंगा सिंह थे। तो गंगा सिंह के कहने पर इसका नाम तो गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम गंग नहर रख दिया गया, ठीक है। महाराजा जो गंगा सिंह थे, कौन थे? जो महाराजा गंगा सिंह थे ना भाई साहब, हाँ जी, उन्होंने कंवर सेन को बोला था
ये भाई साहब एक रूपरेखा तैयार करो, एक प्रारूप तैयार करो, गंग नहर बनाएंगे अपन, यानी कि अपन बीकानेर नहर बनाएंगे बीकानेर के लिए। इसका निर्माण गंग सिंह ने ही करवाया था, जिसको कि गंगा सिंह भी बोलते हैं, ठीक बात है ना। 1921 से 1927 के बीच में करवाया था, समझ आ गई बात। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने उसेन वाली से गंग नहर की नींव रखी थी, ठीक बात है। देखो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो इरविन था, कौन था, जो इरविन था ना भाई साहब, हाँ जी, तो इरविन ने 1927 में गंग नहर का क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक हो। और इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा गया था। पहले गंगानगर का क्या नाम था, गंगानगर का नाम था ना, पहले रामनगर था, तो इसका नाम क्या कर दिया गया था, रामनगर का नाम गंगानगर कर दिया गया था। इरविन ने क्या किया था, गंग नहर का उद्घाटन किया था, 1927 में किया था। बात हो गई कंप्लीट। हाँ जी, गंग नहर सतलज नदी पर उसेन वाली से निकली गई है। देखो ये है व्यास नदी, ये है सतलज नदी, ये कौन सी नदी है, सतलज नदी है। ये कौन सी नदी है, ये व्यास नदी है। यहाँ पर है हरि के बैराज, हमने देखा था। और इसके आगे जाते ही यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक झरना टाइप का आता है, जिसको बोलते हैं हुसैनी वाला, क्या बोलते हैं इसको, हुसैनी वाला बोलते हैं। और यहाँ से ही भाई साहब गंगा नहर निकलती है, कौन से गांव से, कक्खा गांव से। समझ में आ गई या बात नहीं आई, हाँ जी, कक्खा गांव से गंग नहर प्रवेश कर जाती है राजस्थान के अंदर, ठीक बात है। इसके 4 शाखाएं, करणी जी, लालगढ़, सीमाक्षी और लक्ष्मी नारायण जी। गंग नहर की 4 शाखाएं, 4 शाखा कौन कौन सी है, एक तो है करणी जी, ठीक बात है, लालगढ़ जी, समीक्षा और लक्ष्मी नारायण जी। 4 शाखाएं, करणी जी है, लालगढ़ जी है, समीक्षा जी है और लक्ष्मी नारायण जी है। गंग नहर से सिंचाई कहाँ पर होती है, जो गंग नहर है उससे सिंचाई गंगानगर में होती है, हाँ जी। और गंग नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को जाता है, इसलिए इसका नाम गंग नहर रख दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को, किसने भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो महाराजा गंगा सिंह थे, कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का भागीरथ बोला था। आधुनिक भारत का भागीरथ किसने बोला था भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक बात है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखो गंग नहर की बात करते हैं। गंग नहर जो कि राजस्थान की पहली नहर परियोजना है, इसका उद्घाटन इरविन ने किया था 1927 में और इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा गया था। गंग नहर है जो कि बीकानेर नहर नाम इसका पहले था, इसके बाद इसका गंग नहर कर दिया गया था क्योंकि गंगा सिंह ने बनाए थे। गंगा सिंह ने कब बनाए थे, 1921 से 1927 में इसका काम दे दिया था और ये बनकर तैयार हो गई थी। कवर से इनको काम दे दिया गया था, प्रारूप दे दिया गया था। इसके 4 लिफ्ट नहरें हैं या 4 शाखाएं हैं, करणी जी है, लालगढ़ जी है, समीक्षा है, लक्ष्मी नारायण जी है। ये शुरू कहाँ से होती है भाई साहब, हुसैन वाला से शुरू होती है और राजस्थान प्रवेश करती है खक्का गाँव से। इतनी छोटी सी बात थी, ज़्यादा सोचने की बात नहीं, लिखने में टाइम लगता है इसलिए आपको ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी। समझ आ गई बात, हाँ समझ आ गई तो आगे चलें। अब बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नर्मदा नहर परियोजना के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नहर परियोजना है जो कि राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। कहाँ कहाँ की है, राजस्थान की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है और महाराष्ट्र की है। समझ आ गई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ पर होता है, नर्मदा नहर परियोजना का उद्गम आपको पता होना चाहिए, सरदार सरोवर बांध पर होता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर पड़ता है पता है क्या, गुजरात में पड़ता है, हाँ जी भाई साहब। इसका उपनाम सरदार सरोवर परियोजना भी कहते हैं, इसको सरदार सरोवर परियोजना भी बोल देते हैं। समझ आ रही है ना बात, ये क्या है, इसका उपनाम है,
ठीक बात है। इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? जो नर्मदा नहर निकलती है, इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित जिले एक तो होता है जालोर, जो कि सबसे ज्यादा होता है, और फिर आता है बाड़मेर। नर्मदा नहर की अगर लंबाई पूछ ले तो 532 किलोमीटर है। ठीक बात है। राजस्थान में 74 किलोमीटर है, क्योंकि 4 राज्यों से निकल रही है। ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? जो 74 किलोमीटर है, राजस्थान में प्रवेश करेगी सीलू गांव से। कहाँ से करेगी? सीलू गांव से प्रवेश करती है। सीलू गांव कहाँ पर पड़ता है भाई साहब? सांचौर जालोर में पड़ता है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई किससे होती है? इससे जो सिंचाई होती है वो फव्वारा पद्धति से होती है, जिसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी बोलते हैं। ऐसी कौन सी नहर है जिसमें पूरी सिंचाई फव्वारा पद्धति से या फिर ड्रिप सिंचाई प्रणाली से होती है? वो नर्मदा नहर परियोजना है। ठीक बात है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा बात कर ले तो 0.50 MAF तैयार किया गया है। ठीक बात है ना। ये कि राजस्थान में कितना पानी आएगा? 0.50 MAF पानी आएगा राजस्थान में। इसके 3 लिफ्ट नहरें हैं। अगर इसकी लिफ्ट नहरों की बात कर रहे हैं तो लिफ्ट नहरें इसकी 3 हैं। कितनी नहरें हैं? 3 लिफ्ट नहरें हैं। उनका नाम आपको याद रखना है क्या? बोलो, बताऊँ क्या? याद रखोगे क्या? जी हाँ, याद रखना है। एक है सांचौर लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट नहर याद रख लेना। एक याद रख लेना आप भांदरेड़ा लिफ्ट नहर, और एक याद रख लेना आप पनौरिया लिफ्ट नहर। बस ये इतनी लिफ्ट नहरें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए नर्मदा नहर के बारे में। ठीक बात है ना। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में क्या है इसका भाई साहब? उद्गम होता है। ठीक बात है ना। इसका उपनाम है सरदार सरोवर परियोजना। लाभान्वित जिले जालोर सबसे ज़्यादा है, उससे कम बाड़मेर में है। इसमें पूरी सिंचाई प्रणाली एकमात्र ऐसी नर्मदा नहर परियोजना है जिसमें पूरी सिंचाई प्रणाली फुहारा पद्धति से होती है या फिर ड्रिप सिंचाई प्रणाली से होती है। इसमें राजस्थान का भाग 0.50 MAF है। 74 किलोमीटर राजस्थान में, कुल लंबाई 532 किलोमीटर। राजस्थान में सीलू गांव सांचौर जालोर से प्रवेश करती है। इसके 3 लिफ्ट नहरें हैं, सांचौर लिफ्ट नहर, बंदरेड़ा लिफ्ट नहर और पनौरिया लिफ्ट नहर। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, आपको याद होगी हो गई। अब बात करते हैं गुड़गांव नहर के बारे में। गुड़गांव नहर है जो कि पता होगी कहाँ पर है। हाँ जी भाई साहब, राजस्थान प्लस हरियाणा की। कहाँ की है? राजस्थान प्रयास हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसका वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक है। वर्तमान नाम क्या है? पश्चिमी यमुना लिंक है। समझ में आ गई या नहीं आई बात? हाँ जी भाई साहब आ गई। या पश्चिमी यमुना लिंक नहर बोल दो। ठीक बात है ना। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो गुड़गांव नहर है इसका आपको उद्गम भी पता होना चाहिए। जो गुड़गांव नहर है इसका उद्गम यमुना नदी से होता है। यमुना नदी से होता है। ओखल हेड वर्कर्स दिल्ली से निकाली गई है। यमुना नदी से होकल हेड वर्कर्स दिल्ली द्वारा निकाली गई है। ठीक बात है ना। लाभान्वित जिले जिसमें कि इसका पानी जाता है वो लाभान्वित जिले कौन से हैं भाई साहब? एक तो है भरतपुर। कौन सा है लाभान्वित जिला जो कि गुड़गांव नहर से लाभान्वित हो रहा है? एक तो है भरतपुर और एक है ढींग भरतपुर। एक सेकंड, समझ आ गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? लेकिन इसकी एक इम्पोर्टेंट बात भी है। ये सब तो चल देगी, इसकी इम्पोर्टेंट बात आपको 101% पता होनी चाहिए कि जो ये नहर है गुड़गांव नहर है, इससे अजान बांध वे घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है।
यानी कि अजान बांध और घना पक्षी विहार में कहाँ से पानी जाता है? गुड़गांव नहर से पानी जाता है। लाभान्वित जिले हैं जो कि डींग और भरतपुर है। वर्तमान नाम पश्चिम यमुना लिंक नहर है। पहले गुड़गांव नहर नाम था। राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम यमुना नदी से ओखल हेड वर्क्स दिल्ली द्वारा हुआ था। क्या यमुना नदी से ओखल हेड वर्क्स दिल्ली से निकाली गई थी। समझ आ गई बात। अब बात करते हैं भरतपुर नहर के बारे में। भरतपुर नहर है जो किस किस की है? तो भरतपुर नहर है ना भाई साहब, ये एक तो राजस्थान की है, प्लस ये उत्तर प्रदेश की है, संयुक्त परियोजना है। यह क्या है? इसका उद्गम होता है ना, भरतपुर नहर का उद्गम जो यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से होता है। यमुना नदी से आगरा नहर निकलती है, उससे भरतपुर नहर का उद्गम होता है। इससे भरतपुर नहर से डींग जिला है ना, उसमें सिंचाई होती है। समझ आ गई बात यहाँ तक। आगे आती है हमारी बात, राजीव गांधी व नोहर सिंचाई परियोजना क्या है? या राजीव गांधी सिद्धमुख भी बोलते हैं इसको, व नोहर सिंचाई परियोजना क्या है? भाई साहब, ये परियोजना है जो कि राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा यानी कि 3 जिलों की परियोजना है। कौन कौन से की है? राजस्थान की है, पंजाब की है और हरियाणा की है। इसका शिलान्यास की बात कर लेते हैं अपन। जो राजीव गांधी नहर सिंचाई परियोजना है, राजीव गांधी सिद्धमुख व नोहर सिंचाई परियोजना है, इसका जो शिलान्यास था जो कि बिरानी गांव में हुआ था। बिरानी गांव कहाँ पर है पता है क्या किसी को? कमेंट में बताओ। बिरानी गांव है जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को, रावी और व्यास के अतिरिक्त जल को बाखड़ा नागल परियोजना से जो रावी व्यास है उसका जो जल है उसको बाखड़ नागला परियोजना से नहर के रूप में लाया गया था। ठीक बात है ना। जो ये नहर है जिसको कि रावी और व्यास है, रावी और व्यास का जो ज़्यादा पानी बच जाता है उसको बाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा या परियोजना से नहर के रूप में लाया गया था। ठीक बात है। इससे लाभान्वित जिले की बात कर लेते हैं। लाभान्वित जिले कौन कौन से होते हैं? तो लाभान्वित जिले में सबसे पहले नाम आता है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ का कौन कौन सी तहसील होती है? तो नोहर और भादरा तहसील होती है। कौन सी? नोहर और भादरा तहसील होती है। ठीक बात है, हाँ जी बात है। और चूरू भी आता है इसमें। चूरू में कौन सी है? राजगढ़ तारानगर तहसील होती है ना। ये भी भाई साहब इससे लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़ और चूरू है। हनुमानगढ़ की तो नौर और बहादुर तहसील है और चूरू की राजगढ़ और तारानगर तहसील है। इस तरीके से आपके राजस्थान की नहरें कंप्लीट हो चुकी। मुझे बताओ आपको कैसी लगी, आपको याद हुआ या नहीं? अगर आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको 101% याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत कम टाइम में। आप लोगों को अब तक नहरों के बारे में तो अच्छे से समझ आ गया होगा और मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने फैक्ट की बात की है, फैक्ट के सिवा किसी की बात नहीं की। वैसे ही अब हम बात करने वाले हैं, इसी में टॉपिक है एक जल संरक्षण की विधियाँ। अगर नहरें हैं उससे हम जल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज रहे हैं, उनका नियंत्रण कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी विधियाँ भी तो होनी चाहिए जिससे कि हम जल का संरक्षण कर सकें, हम पानी को बचा सकें। हाँ जी, विधियाँ होनी चाहिए। तो उसी विधियों को हम अच्छे से देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एक विधि का नाम आता है टाका। ठीक है ना। इसको आपने कई बार जगह देखा भी होगा मंदिरों में, जिसको कि कुंड बोल देते हैं। टाका और कुंड अलग अलग नहीं है, एक ही है। विशेषकर आपको पता होना चाहिए, एक टाका है या एक कुंड है जो कि है रानीसर टाका, जो कि जोधपुर में है। ये बहुत बार पूछ लेता है कि रानीसर टाका कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर में है। आपने टाका को तो देखा होगा, उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए क्या बनाए जाते थे? टाका बनाए जाते थे। कौन से क्षेत्रों में? मरुस्थलीय क्षेत्रों में टाकों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। वैसे मंदिरों में भी जल का संरक्षण होता करने के लिए भी टाकों का निर्माण कर दिया जाता है, पता ही होगा आपको। अब इसके अलावा दूसरी है विधि है जो है नोहड़। नोहड़ आपने नाम सुना है क्या? नोहड़ नाम नहीं सुना तो आपने एक नाम सुना होगा जोहड़।
गानों में भी सुना होगा जोहड़ के बारे में, उसको ही बोलते हैं नोहड़ या जोहड़, एक ही है। ये क्या होता है, जो तालाब होता है ना, उसका एक छोटा सा रूप होता है, इसमें कि पानी भरा हुआ रहता है। तालाब में तो बहुत ज़्यादा पानी भरा होता रहता है, लेकिन जोहड़ होता है उसमें कम पानी भरा हुआ रहता है, उसे ही नोहड़ या फिर जोहड़ बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शेखावटी है ना, उसके कच्चे जल स्रोत को कहते हैं। जैसे मैं बोल दूँ आपको, शेखावटी है ना, शेखावटी के निर्मित कच्चे जल स्रोत होते हैं, उनको ही नोहड़ या जोहड़ कहते हैं। यह अधिकतर आपको शेखावाटी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। समझ आई या नहीं आई बात? अगर यहाँ तक बात आ गई तो आपको बात करते हैं हम चौका प्रणाली के बारे में। चौका प्रणाली क्या है? ये भी जल संरक्षण की विधि है, इसको तीसरी विधि बोल देते हैं, चौका प्रणाली। चौका प्रणाली में क्या होता है आपको पता है क्या? चौका प्रणाली में एक बात याद रखना, वो बात क्या है कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं पता है क्या आपको? शुष्क क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? शुष्क क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि पानी की क्या होती है, कमी होती है, या पानी सूख जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण की एक विधि है जिसको कि चौका प्रणाली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें खेत होते हैं, जैसे कि मान लो एक खेत है, जी हाँ खेत है, तो खेत में क्या है, छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, चौकोर चौकोर, चारों तरफ खेत हैं और बीच बीच में क्या बना दिए, गड्ढे बना दिए चौकोर चौकोर, और इसमें क्या एकत्रित हो जाता है, पानी को एकत्रित करके रख लेते हैं, जिनका कि टाइम टाइम पर हम यूज कर पाते हैं खेतों में, उसको ही बोलते हैं चौका प्रणाली। नाम से पता चल रहा है, चौक यानी चौकोर टाइप से खेतों के बीच में बना लेंगे, उसको क्या बोल देते हैं, चौक प्रणाली बोल देंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ के बारे में, जैसे कि आप बात आती है टोबा की। टोबा क्या होता है, किसको पता है टोबा क्या होता है? टोबा, आपने नाड़ी सुनी है क्या नाम? हाँ जी, नाड़ी हमने बात करी थी अभी। नाड़ी क्या होती है, तालाब का छोटा सा रूप होता है, उसको तो नाड़ी बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नाड़ी से गहरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, टोबा बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टोबा क्या है, जल संरक्षण की एक विधि है, बस ये पता होना चाहिए। ये कोई नहीं पूछेगा कि नाड़ी से गहरी होती है या नहीं होती है, ठीक बात है। एक विधि होती है बेरी, यह भी पता होना चाहिए। बेरी वो बेरी नहीं जो खाने की होती है, बेरी होती है जो छोटा कुआं होता है ना, छोटा सा कुआं होता है, या फिर छोटी सी कुई होती है, कुई भी बोल देते हैं, छोटे कुएं को कुई भी बोल देते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही बेरी भी बोला जाता है। अब एक जगह का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्या जगह का नाम? खडीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सुना हो क्या नाम? अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो आपने खडीन के बारे में नाम सुना ही होगा। खडीन क्या होता है? खडीन एक प्रणाली भी है। क्या है? खडीन प्रणाली है। पहले आपको पता होना चाहिए खडीन की शुरुआत किसने की थी। तो भाई साहब, जैसलमेर में ब्राह्मण रहते थे, आपको पता होगा, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण रहते थे ना, इन्होंने की खडीन की शुरुआत की थी। खडीन क्या होती है? एक जल संरक्षण करने की एक विधि है, आपको ये पता होना चाहिए। खडीन का निर्माण क्या होता है, जो ढाल वाली भूमि होती है ना, जैसे कि ढाल वाली भूमि है, ये भूमि है, इसमें ढाल है, तो यहाँ पर क्या होता है, खडीन का निर्माण करते थे। इसमें क्या होता है, इसमें पानी होता है जो एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। वर्षा का जल सूखने पर क्या है, पूरी भूमि में क्या होती है, नमी हो जाती थी, और उससे खेती करते थे। ठीक बात है ना, उसको ही बोलते हैं खडीन। समझ आ गई बात? कि जैसे मान लो बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होने के बाद क्या है, पानी सूखेगा, धीरे 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 सूखेगा, लेकिन नमी रहती जाएगी उसमें, उसको ही बोलते हैं खडीन प्रणाली। ठीक बात है, जो नमी वाली भूमि होती है ना, वहाँ पर खेती कर लेते थे। पूछा जाता है खडीन प्रणाली, खडीन खेती की शुरुआत किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए, पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ठीक बात है। अब आपने एक नाम और सुना होगा, मुझे बताना अगर सुना है तो, पालर पानी क्या होता है? पालर पानी क्या होता है बताओ? पालर पानी वो होता है जो बारिश है ना, उसका पानी को एकत्रित कर लेते हैं एक जगह पर, उसको ही पालर पानी बोलते हैं। पानी का मतलब पानी साफ समझ जाना, राजस्थान में पानी को पानी बोल देते हैं। ठीक बात है ना। ये क्या होता है, जैसे कि हम नाड़ी में
ताकों में जल को एकत्रित करते हैं ना, जो एकत्रित हुआ पानी क्या कहलाता है? पालर पानी कहलाता है। ठीक है ना, वो एकत्रित हुआ पानी क्या कहलाता है? पालर पानी कहलाता है। अब तुमको मैं बोल दूं लेवा तालाब क्या है? शब्द है, कुछ आपको पता होना चाहिए। लेवा तालाब के बारे में बोल दूं, लेवा तालाब क्या है, तो अब क्या बोलोगे? लेवा तालाब होता है ना जो वर्षा जल संग्रहण की एक संरचना होती है। यानी कि जब वर्षा का जल होता है, वर्षा का पानी आता है, उसको जल को संग्रहण करते हैं, उसकी जो संरचना होती है उसको ही लेवा तालाब बोलते हैं। और लेवा तालाब अगर पूछ ले कहाँ पर है तो याद रखना लेवा तालाब है जो कि बारां के अंदर आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी से। वहाँ पर आप जाओगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लेवा तालाब क्या होता है। अब एक अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं बता देता हूँ एक अभियान के बारे में, अगर आपने सुना हो तो अमृतम ऐसे हो गए, हाँ, अमृतम जलम अभियान। अमृतम जलम अभियान क्या है? नाम से पता चल रहा होगा आपको। चल रहा है क्या? बता नहीं चल रहा तो भाई साहब, जल है वो अमृत है। क्या है? जल है अमृत है। यानी कि राजस्थान पत्रिका द्वारा क्या? राजस्थान पत्रिका द्वारा जल के संरक्षण को संदेश देने के लिए एक अभियान चला गया था, उसको बोलते हैं अमृतम जलम अभियान। कौन चलाया था ये? राजस्थान पत्रिका चलाया था। समझ आ गई बात? जो राजस्थान पत्रिका चलाया था उसने एक अभियान चलाया था, अमृतम जलम अभियान। अब जल संरक्षण को उपाय बताओ, जल संरक्षण के उपाय। तो भाई साहब जल संरक्षण के उपाय कुछ ये हैं। क्या है? अपन को शुष्क तकनीकी अपनानी चाहिए। क्या अपनानी चाहिए? ये तो कोई भी बता देगा, बच्चे भी। तकनीकी अपनानी चाहिए। ठीक है। वर्षा के जल को संग्रहण करना चाहिए। हर कोई बता देगा, ये तो करने की बात भी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ लास्ट में। हमें बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और हमें जो वृक्ष होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? रोपण करना चाहिए, यानी वृक्ष उगाने चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं अगर ये सब होगा तो इससे क्या होगा? ऐसा वर्षा जल संरक्षण होगा। ठीक है ना, वर्षा का जल संरक्षण कर पाएंगे या फिर हम जल का संरक्षण कर पाएंगे। वर्षा जल संरक्षण करेंगे तो हम जल को बचा लेंगे। शुष्क तकनीक का प्रयोग करेंगे तो जल का कम से कम यूज करेंगे। ठीक है ना, और वर्षा जल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो हम जल के संरक्षण कर सकते हैं। ये जल संरक्षण की क्या है? उपाय है। बूंद बूंद सिंचाई द्वारा भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, वेस्ट जल होने से बचा सकते हैं। और वृक्षारोपण करके वर्षारोपण करेंगे तो क्या होगा? जो पानी होगा वो क्या होगा? ज़मीन में ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना, वृक्षारोपण करने से क्या होगा? बारिश भी ज़्यादा आती है। यह जल संरक्षण के कुछ क्या है? उपाय हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ तक आपको उपाय पता चल गए होंगे तो आपको पता है ना एक चीज़ करनी है। बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो बताओ क्या करनी है। अभी तक हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। वो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने बात की आज क्लास में नहरों के बारे में, अच्छे से बात की है, फैक्ट बात की। उसके अलावा सिंचाई की उसके अलावा हमने बात की थी जल संरक्षण की विधियों के बारे में। बात की थी या नहीं की थी? और कुछ शब्द भी सीखे थे हमने जल संरक्षण के या जल संरक्षण से संबंधित शब्द, जैसे कि पालर पानी, खड़ीन खेती। इन दोनों के बारे में आज की क्लास में हमने बात की थी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से डिटेल में समझ आया होगा। अगर डिटेल में समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप वापस से क्लास देख सकते हैं। और इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना है आपको, और वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, जिससे कि रीच बढ़ पाए और हम और भी ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, जिससे कि आपको जब भी क्लास अपलोड होगी उसके 2-3 घंटे बाद PDF अपलोड करती जाती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप जल्दी से PDF से रिवाइज कर पाओगे क्लास को, तो बार बार क्लास देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।